रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी और गुस्से से लाल हुए पुतिन ने अपने खतरनाक हथियारों का जखीरा खोल दिया। दोस्तों, 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों पर बड़ा हमला किया था, जिसमें मॉस्को भी टारगेट बना। उस समय ही जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने कहा था कि मॉस्को को अब तक इस पूरे युद्ध के दौरान कोई भी चोट नहीं पहुंची थी और शायद यूक्रेन ने इस बार सीमा पार कर दी है। सबको पता था, यहाँ तक कि यूक्रेन को भी, कि रूस इसका जवाब जरूर देगा। रूस ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव की बात की थी और न्यूक्लियर युद्ध की धमकी भी दी थी। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस इतना बर्बर रिएक्शन करेगा। रूस ने यूक्रेन पर कई खतरनाक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से एक ब्रह्मोस मिसाइल भी बताई जा रही है। अब यह ब्रह्मोस भारत ने दी थी या रूस के पास खुद की है, इस पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच की स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रशिया के कई क्षेत्रों पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें मॉस्को को भी टारगेट किया गया था। इस हमले के तुरंत बाद जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने चेताया था कि मॉस्को को पहले कभी इस युद्ध के दौरान छुआ नहीं गया था और यूक्रेन ने शायद इस बार बहुत बड़ा कदम उठाया है। उनका मानना था कि रशिया इसका जवाब जरूर देगा और वह भी बहुत कड़े तरीके से। ये बात हर कोई जानता था, यहाँ तक कि यूक्रेन भी, कि रशिया की ओर से इसका रिएक्शन जरूर आएगा। रशिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने और न्यूक्लियर युद्ध की धमकी देने जैसी कई गंभीर बातें कही थीं। हालांकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रशिया का रिएक्शन इतना बर्बर और निर्दयी होगा। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ बेहद कठोरता से जवाबी कार्रवाई की है। इस हमले में यूक्रेन के 2 खास टेरिटरीज पर विशेष रूप से निशाना साधा गया, जिनमें एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर और एक हॉस्पिटल शामिल है। इन हमलों की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 219 लोग घायल हुए हैं। रशिया द्वारा जो मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी पर हमला किया गया वह पोल्तावा क्षेत्र में स्थित थी। लेकिन दोस्तों, इस हमले को अगर सफल बनाया है तो वो है रूस का खुद का ब्रह्मोस मिसाइल। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस का ब्रह्मोस मिसाइल कहां से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि रूस के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है P-800। इस मिसाइल को रूस का ब्रह्मोस मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि जो तकनीक इस मिसाइल में है वही तकनीक रूस ने ब्रह्मोस में भी डाली है। रूस का P-800 एक क्रूज मिसाइल है, तो वहीं भारत का ब्रह्मोस भी एक क्रूज मिसाइल है। दरअसल जब रूस और भारत दोनों ने ब्रह्मोस मिसाइल पर काम शुरू किया, तब कुछ तकनीक रूस ने देने का फैसला किया तो कुछ तकनीक को भारत ने डेवलप किया। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए भारत ने इसमें दिन रात मेहनत किया, तो वहीं रूस ने इसमें अपने सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल P-800 का तकनीक ही डाल दिया। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक P-800 और भारत का ब्रह्मोस एक जैसे ही मिसाइल है। खैर, अब बात करते हैं इस मिसाइल द्वारा मचाए गए तबाही की। अब तक रशियन आर्मी का एडवांसमेंट खार्किव तक पहुंच चुका है। सुमी, खार्किव और डोनेट्स्क के बीच की लाइन पर यह संघर्ष चल रहा है। हालांकि यूक्रेन अभी भी कर्सन क्षेत्र को नियंत्रित किए हुए है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यूक्रेन रशियन एडवांस को रोकने में पूरी तरह से असफल हो चुका है। इसका कारण संभवतः ट्रूप्स की कमी और अन्य सैन्य संसाधनों की कमी है। इस हालिया हमले ने यूक्रेन को एक बहुत ही नाजुक स्थिति में डाल दिया है। रशियन आर्मी का अगला टारगेट पोल्तावा क्षेत्र है, जो सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रशियन फोर्सेस पोल्तावा के ईस्टर्न साइड पर कब्जा कर लेती है तो वे यूक्रेन के इस हिस्से को पूरी तरह से काट सकते हैं, जिससे यूक्रेन की रक्षा के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अगर पोल्तावा के बाद कीव पर हमला होता है तो यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा होने से युद्ध समाप्त हो सकता है, जैसा कि अक्सर युद्ध में होता है जब राजधानी पर कब्जा कर लिया जाता है। यह स्थिति यूक्रेन के लिए बहुत गंभीर है। जेलेंस्की और उनकी सरकार इस खतरे को भांप चुके हैं और इसीलिए हाल ही में उन्होंने अपने डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ को पद से हटा दिया। इसके अलावा यूक्रेन के डिप्टी पीएम और 3 अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने डिप्टी पीएम से इस्तीफा न देने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद इस्तीफा दिया गया। इस सब के बीच यूक्रेन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन अब और अधिक एयर डिफेंस सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की मांग कर रहा है। हाल ही में यूएस ने घोषणा की थी कि वे यूक्रेन को NISAMS जैसे हाई क्वालिटी एयर डिफेंस सिस्टम और हॉक एयर डिफेंस सिस्टम्स, आयरिश एयर डिफेंस सिस्टम्स देने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की यह मांग इस स्थिति को देखते हुए और भी प्रबल हो गई है।
जेलेंस्की ने हाल ही में अपने एक वीडियो में कहा कि जिस तरह से इजराइल को एयर पावर सपोर्ट मिला था जब ईरान ने 300 मिसाइल्स के साथ हमला किया था, उसी तरह की मदद यूक्रेन को भी मिलनी चाहिए। इजराइल को उसके पड़ोसी देशों ने मिसाइल इंटरसेप्शन में मदद की थी और कई मिसाइलें इजराइल तक नहीं पहुंच पाई थी। इसी तरह का सपोर्ट यूक्रेन को भी देने की आवश्यकता है ताकि वह रशिया के हमलों का सामना कर सके। दोस्तों, अब आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई आप रूस को तो दोस्त कहते हो लेकिन सपोर्ट यहाँ यूक्रेन का कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन भी हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है और मैं यूक्रेन का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं इंसानियत का सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, इस जंग में अब तक किसी की भी जीत हो रही हो, लेकिन यहाँ दम तो इंसानियत की ही टूट रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।